मानसून और जलवायु की कक्षा में है, तो आपको दिखाई दे भी रहा है। हम लोग मानसून एवं जलवायु को देखेंगे। जलवायु को देखेंगे। मानसून और जलवायु दोनों कंटेक्स्ट में हम लोग देखना चाहिए। एक भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के पूरा बिहार के विशेष संदर्भ में। तो स्पष्ट है कि पहले हम लोग जलवायु को जाने। जलवायु क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, भारत की जलवायु कैसी है, बिहार की जलवायु कैसी है, फिर मानसून क्या है, मानसून मानसून से प्रभावित होने वाले कौन से कारक हैं, इसके अलावा मानसून की प्रकृति क्या है, मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, मानसून से संबंधित मानसून पूर्व जो वर्षा है वो कौन कौन सी वर्षा होती है, किस किस क्षेत्र में काल वैसाखी होता है, नेबट होता है या मावट उसको कहते हैं, नॉर्वेस्टर है, ये सब मानसून पूर्व वर्षा है। ये सब किस क्षेत्र में होता है, इन सबको भी हमें ध्यान रखना। मतलब साफ है। फिर मानसून हमारा जो प्रभावित होता है ऑल से प्रभावित होता है। पेरू की तट की गर्म जल धारा है, तो हमारी मानसून अनियमित होती है। जब भी ये तीनों की धारा से प्रभावित होती है तब तब और बार दो संभावना होती है। जब भी जलवायु परिवर्तन होगी, अनियमितता होगी, या तो बहुत सूखा पड़ेंगे या बहुत पानी होगा। जलवायु परिवर्तन में क्या है, या तो बहुत ठंडा पड़ेगा या बहुत उष्णता होगी, या तो बहुत जो भी होगा सो क्या होगा, अनियमित रूप से हमारी जलवायु चलेगी। अनियमित रूप से जो जलवायु है वही ना मानसून जलवायु परिवर्तन है। सिस्टमेटिकली जो पहले चलती थी, जैसे देखते थे दिसंबर का महीना होता था, 1 तारीख से ही लोग टोपी आला शुरू कर देते थे। लेकिन आज हम 25 तारीख के आसपास हैं, खत्म पड़े दिसंबर का महीना, कि उस तरह की जो कूलनेस होनी चाहिए वो कूलनेस नहीं है जो होती थी पहले। ये याद है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिल्कुल कोहरा छाया होता था। 1 महीना, कम से कम लोग 1 महीना स्नान नहीं करते थे, सीधे वो जुड़ शीतल नहीं, आप जुड़ शीतल वाले मकर संक्रांति में सीधे स्नान किया करते थे। घर में ही हमारे यहाँ 10 लोग थे तो 2-4 लोग ऐसे थे जो स्नान नहीं करते थे। तब जो शर्ट बुशर्ट टी शर्ट इनर पहने 1 महीना के बाद ही खुलता था। ऐसे भी एक दिन स्नान नहीं कीजिएगा तो दूसरा दिन और ठंडा लगे नहीं, इसलिए सब दिन स्नान कीजिए, ठंडे पानी से कीजिए। गर्म पानी से आज भी मैं गीजर से स्नान नहीं करता हूँ, हालांकि इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन आज भी मैं गीजर से स्नान नहीं करता, ठंडा पानी से ही करता हूँ। पूरा इंतजार करता हूँ ठंडा को गर्म होने में, मतलब टेम्परेचर उसके अनुकूल। खैर मूल में आ जाइए। तो हमारी मानसून जो है उसमें देखेंगे, फिर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी है। बिहार में फिर जलवायु वर्गीकरण का जो सिद्धांत है कोपेन ठंडवट का, विशेषकर कोपेन का, उत्तर गंगा का मैदान किस में आता है, दक्षिण गंगा का मैदान किस में आता है, इन सबको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इतने सारे एंगल हैं, और मैं समझता हूँ कि आज की ये विशिष्ट कक्षा जहाँ से कम एक और अधिकतम 2 क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे इसमें पक्ष भी हैं तो उन सबको भी देखना चाहिए। तो हमारी शुरुआत होती है, एक बार मैं थोड़ा सा संजीव सर के द्वारा जो
वायुमंडल क्या क्या नहीं हुआ है, वायुमंडल हो गया है। मैं कॉपी देख लूँगा कहीं पर कोई फैक्ट या कॉन्सेप्ट, हालांकि पुष्ट देते हैं और मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी यदि ऐसा लगेगा तो होता ही है कि जितना पुराना वैद्य उतना नहीं, पुराना वैद्य तो धनवंतरी तो हम ही हैं, पुराना वैद्य हैं। से कोई ऐसा होगा तो मैं आपको फिर बहुत सारे माध्यम है, बूस्टर फैक्ट है, बूस्टर कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा आप तक चला जाएगा। बात करना चाहेंगे हम लोग मानसून और जलवायु, पहले जलवायु तब मानसून देखेंगे। भारत की जलवायु और मानसून, 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 क्या है? जलवायु, पहला चीज क्या है? जलवायु क्या है? जलवायु में क्या होता है? कहते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, से लिखा है। नहीं, हालांकि उष्ण भी है, उपोष्ण भी है। एक राज्य ऐसा है जहां शीतोष्ण अधिक है, वो है सिक्किम। ठीक है कि नहीं? किसी भी समय चले जाइएगा लाचेन लाचुंग के पास, वहां पर आपको जो -डिग्री है वो टेम्परेचर आपको मिलेंगे। स्कूल में आइए तो पहला चीज तो ये, लेकिन अब सवाल उठता है जलवायु क्या है, मौसम क्या है? ये दो पहले बेसिक वर्ड। कहते हैं कि मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है। नहीं, गाना भी है मौसम बड़ा बेईमान है, तो वो तात्कालिक संदर्भ में है। आज मौसम, ठीक है, गाना का लाइन सुनोगे तो आज मौसम मतलब ये अस्थाई घटना, टेम्पोररी, जो आपके टेम्परेचर, आर्द्रता, वायु की गति, इन सब पे निर्भर करती है। और वो मौसम का जब 30 वर्ष की औसत अवधि निकाली जाती है, लगभग 3 दशक की जो औसत अवधि निकालेंगे तो उसको हम लोग जलवायु कहेंगे। कहते हैं ना जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन क्या? 3 दशक का जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। नहीं, तो वो बहुत तेजी से बदल रहा है। इस मौसम में टेम्परेचर जितना चाहिए गेहूं के लिए, इतना टेम्परेचर उसको उपलब्ध नहीं है। बिना कुहासा का गेहूं में जो जो उसके दाना होते हैं, वो दाना प्रभावित होगा भविष्य में। खेती तो होगी ही, लेकिन दाना प्रभावित हो सकते। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। फिर जलवायु से प्रभावित होने वाले कारकों को देखेंगे। देखिए, बात करिए जलवायु कि नहीं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। उल्लेखनीय है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, यहाँ से नहीं शुरू करना है, लिखिए जलवायु। तो मतलब वो सब तो बताने का तरीका है। जलवायु लिखेंगे एक विस्तृत क्षेत्र में, एक विस्तृत क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक की, 30 वर्षों से अधिक की, 30 वर्षों से अधिक की समय अवधि के, 30 वर्षों से अधिक की समय अवधि के, समय अवधि के वायुमंडल विशेषता के, वायुमंडलीय विशेषता के, वायुमंडलीय विशेषताओं के कुल योग, कुल योग के औसत को, कुल योग के औसत को कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। कुल योग के औसत को जलवायु कहते हैं। मतलब
जलवायु में क्या हुआ, सालों साल एक बड़े क्षेत्र में एक ही तरह की जो मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी घटना मीन्स व्हाट, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये जो एक ही प्रकार का रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। लेकिन मौसम क्या है, उत्तराखंड में जाओगे, हिमाचल में जाओगे तो एक दिन में मौसम कई बार बदलता है। कभी धूप होगा तो कभी छांव होगा, कभी वर्षा होगी, फिर कड़ाके की धूप हो जाएगी। तो एक ही दिन में मौसम क्या है, बदलता जाता है, ठीक है कि नहीं। और तो वो है मौसम जो स्थानीय होती है, स्थानीय घटनाओं से प्रभावित होती है, सीमित क्षेत्र, सीमित अवधि उससे जुड़ी हुई होती है। तो मौसम और जलवायु के बीच में अंतर समझ में आ गई। इसको ध्यान में रखिए तो लिखेंगे मौसम, पहले जलवायु मौसम में अंतर लिखो। मौसम किसी क्षेत्र या स्थान के, किसी क्षेत्र या स्थान के, किसी क्षेत्र या स्थान के खास समय में, खास समय में, खास समय में, खास समय में वायुमंडलीय दशा को, वायुमंडलीय दशा को जलवायु के नाम से जाना जाता है, जलवायु के नाम से जाना जाता है। जलवायु के नाम से जाना जाता है, सॉरी, मौसम के नाम से जाना है, मौसम हो, मौसम के नाम से जाना जाता है, ये दशा को मौसम के नाम से जाना जाता है। अब आइए, अब यहाँ पर हमें लिखना है कि जलवायु, जलवायु प्रभावित किससे होता है, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन से कारक का एक कोड है। एससीईआरटी जब पढ़िएगा उस कोड को जानिएगा। वो कोड है लैंड फॉर्म। लैंड से एल से क्या होता है, लैटिट्यूड, अक्षांश। कर्क रेखा के उत्तर जो है और कर्क रेखा के दक्षिण, दक्षिण में गर्मी अधिक पड़ती है। कर्क रेखा के दक्षिण में गर्मी अधिक है। जाओगे तुम कर्क रेखा के दक्षिण में तो टी शर्ट में रहोगे। कर्क रेखा के उत्तर में देखो क्या हाल है आपको छोड़कर, है कि नहीं। तो कर्क रेखा के उत्तर में क्या हाल है सो देख रहे होगे। एक तो ऐसा उल्टी की है कि 10 को भगा दी, सुबह उल्टी कर देगी तो क्लास ही खाली कर देगी, बार में तो हम भी खाली हो जाएंगे। मूल में आ जाइए, ठीक है कि नहीं। यहाँ का नियम है कि जो उल्टी करता है उसकी निकटतम दोस्त उसको साफ करती है। अपना देख लो भाई, ठीक है कि नहीं। तो निकटतम दोस्त ही साफ करेगा, और यदि निकटतम दोस्त मुकर जाएगी तो फिर मास्टर साहब साफ करेंगे। एकदम नियम बंधा हुआ है, अब तुम पे डिपेंड करता है कि क्या करोगी, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, अब फिर वो भी किसी दिन उल्टी करेगी तो तुम साफ कर देना। तो परस्पर है भाई, बेना लेने वाले का ही बेना दिया जाता है, कहते हैं ना गांव घर में, यहाँ के बेना ले लो नहीं तो देव के यहाँ, बेना ली हो तो बेना देना। आगे चलो, ठीक है। फिलहाल तो यह है, नहीं कह देना सर मैं इसकी कोई नहीं हूँ, ठीक है कि नहीं। एक उल्टी में ही दोस्ती टूट गया, खत्म है। ऐसी दोस्ती है सो देखिए। हाँ तो मैंने कहा कि लैंड फॉर्म, उसमें एल क्या है, उसमें एल है लैटिट्यूड, तो लिख देंगे। जलवायु को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित कारक है, निम्नलिखित कारक है। पहला है निम्नलिखित कारक, लिखित कारक। पहला है एल, लैटिट्यूड, हिंदी में कहते हैं उसको अक्षांश, अक्षांश।
अक्षांश याद होगा, हाथ 23 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा से होकर गुजरती है, देखेंगे भारत 23 डिग्री नॉर्थ तो बीच गुजरती, बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, बीचों बीच गुजरती है, 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच है ना जी, बीचों बीच गुजरती है। कितना? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उत्तर में अधिक ठंड, दक्षिण में अधिक गर्मी। लिखेंगे कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण, कर्क रेखा के उत्तर, ये जो आपका ये जो साइड है, जितना उत्तर में जाएंगे उतना आपकी ठंडी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। दिल्ली में बहुत ठंडी पड़ती है, पंजाब में अधिक ठंडी पड़ती है, हिमाचल में अधिक, उससे ज़्यादा कश्मीर, द्रास, द्रास का सेक्टर में न्यूनतम तापमान है भारत में। ठीक है कि नहीं? फिलहाल तो मूल में आ जाइए, तो मूल है, समझ में आ गई। और कर्क रेखा के दक्षिण जाने पर गर्मी अधिक होती है, उष्णता अधिक, तो प्रभावित किया ना। लिखेंगे कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण, उपोष्ण, और दक्षिण में उष्ण जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु पाई जाती है। ये क्यों लिखा है? आपसे परीक्षा में पूछेगा, 4 स्थल दे देगा। निम्नलिखित में वर्षा कहाँ अधिक होती है, टेम्परेचर कहाँ अधिक होगी, टेम्परेचर कहाँ कम होगी। अब पहले वाली बात तो रही नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा लेकिन डिफिकल्ट कर देगा। ठीक है कि नहीं? और आपको फंसा लेगा। लिखेगा निम्नलिखित में से दिसंबर के माह में अधिक न्यूनतम तापमान कहाँ होती है? ए चेन्नई, बी तिरुवनंतपुरम, सी पटना, डी दिल्ली। समझ में आ गई ना बातें? तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में करके रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी समझने में। क्या है? लैंड फॉर्म, मतलब ए से एल्टीट्यूड, ऊंचाई, ऊंचाई भी प्रभावित करता है जलवायु को। लिखेंगे एल्टीट्यूड, ऊंचाई, 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 ऊंचाई। लिखेंगे ऊंचाई के बढ़ने से तापमान घटता है, ऊंचाई के बढ़ने से तापमान घटता है। ये हुआ उपोष्ण, उष्ण गतिविधि यही है, ठंडा गर्म। ऊंचाई के बढ़ने से तापमान घटता है। देखा निम्नलिखित में से इसमें तापमान कम होता है? लघु हिमालय, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय। क्या जो महान हिमालय वो कहाँ होगा? महान हिमालय में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। क्या दे देगा क्रम ऊंचाई के अनुसार टेम्परेचर को सजाइए, जलवायु को, जो क्वेश्चंस होते हैं। तो यदि समझ में आ गई बातें तो दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप जाइएगा किसी भी हिल स्टेशन में, तो नीचे के क्षेत्र में क्या होगा, थोड़ा सा उष्णता रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, पिछले सप्ताह ही मैं गया था, जो सैटरडे को मैं कक्षा नहीं ले पाया था। ठीक है कि नहीं? अक्सर हम जाते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? जरा 2-3 महीने के अंतराल पे मैं ऑक्सीजन वगैरह भर के आता हूँ, ठीक है कि नहीं? तो हालांकि मैं लेता ही, लेकिन मेरी ट्रेन की थोड़ी रूटीन ऊपर नीचे हो गई, और फ्लाइट तो स्वाभाविक है कि जाने में कैंसिल ही रहता है। तो उसी क्रम में जैसा कि मैंने कहा, तब मैंने सोमवार को भी आपकी तो तय शुदा कार्यक्रम है उसके अनुसार, तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई बढ़ने से तापमान क्या होती है? घटती है। उस तरह के भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि महान हिमालय नहीं, मध्य हिमालय और लघु हिमालय में टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा? बट टेम्परेचर नीचे होगा ज़्यादा,
कम कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए। तीसरा है वायु, क्या है लिखेंगे, एन। एन हुआ क्या, समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता, नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता, ये भी प्रभावित करती है। जहां समुद्र होगा वहां एक समान टेम्परेचर होगा। जहां समुद्र होगा वहां टेम्परेचर क्या होगा, बम्बई में जाओ सालों भर एक ही टेम्परेचर रहता है, 25 से 28। तो सालों भर एक ही वस्त्र में रहते, एक वस्त्र में नहीं रहते हैं, एक ही टाइप के हम लोग, क्या है कि गर्मी में टी शर्ट पहने, नहीं, फिर शर्ट पहने, फिर कॉटसूल पहने, फिर हाफ स्वेटर पहने, फिर ऊपर एक ठो चढ़ा, फिर कोट चढ़ा, इसके बाद भी नहीं संभला, अंत में गाउन चढ़ा। ठीक है, ऐसे करके लिख, जैसे लिखने में थोड़ी सी क्या होती है, कठिनाई होती है, लेकिन गर्मी में क्या होता है, फट से ये सब खुला उला होता है सब, तो वैसे वैसे करता जाता है। तो कहने का मतलब साफ है कि जो समुद्र के निकट होगा, ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कहाँ एक समान तापमान होगा, क्या होता है, दे देगा चेन्नई, मुंबई, कटक, दे देगा इसी टाइप से। पटना पांचवा है, इनमें से एक से अधिक, तो एक से अधिक होगा, क्योंकि समुद्र के किनारे सब है पटना को छोड़कर। तो पटना में एक टर्म समान टेम्परेचर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आशय, इस पॉइंट के आशय इस रूप में, तो ध्यान रखो, ये सब समझने की चीज है। चौथा क्या है जी, हाँ, बी, डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा, पवन की दिशा, पवन की दिशा, पवन की दिशा, यह भी प्रभावित करता है, पवन की दिशा भी प्रभावित करता है। उल्लेखनीय कि पवन की दिशा केरल के नियम से, उल्लेखनीय कि पवन की दिशा केरल के नियम से संचालित होता है, केरल के नियम से संचालित होता है। संचालित होता है, ठीक है, केरल के नियम से। यह भी इंपॉर्टेंट है कि केरल के नियम का संबंध किससे है, तो वायु के पवन की दिशा से है। इसके बाद आइए, क्या हो गया, लैंड फॉर्म, एफ, एफ हुआ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी जलवायु को क्या करता है, बिहार में फॉरेस्ट्री आपका कम है, नहीं, 8% से नीचे। जहाँ फॉरेस्ट अधिक है वहाँ पानी अधिक होगा, मॉइस्चर अधिक होगा, मेघ बनेगा, बादल, पानी अधिक होगा, तो आई क्या कि सॉइल को पानी मिलेगा तो एग्रीकल्चर डेवलप करेगा वहाँ, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से वहाँ एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो वाटर की आवश्यकता होती है। अभी क्या लिखे थे, क्वेश्चन लिखे थे ना, कि बिहार के जल प्रबंधन का परिचर्चा करें, और क्या बिहार का विकास जल प्रबंधन में निहित है, ठीक है कि नहीं, व्याख्या करें। तो जल प्रबंधन मतलब क्या, वही इरिगेशन का जो डिफरेंट जो टाइप है, वो डिफरेंट टाइप के माध्यम से क्या होता है, खेतों तक पानी पहुंचेगा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और खेतों तक जब पानी पहुंचेगा तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी और मल्टी डायमेंशनल क्रॉप, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, ठीक है कि नहीं, आपकी मिक्स्ड एग्रीकल्चर के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग, ये सब आपका डेवलप करेगा, जिससे कि किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, राज्य भी क्या होगा, समृद्ध होगा, स्थानीय रूरल इकोनॉमी ग्रो करेगा। और कोई भी देश देखो, विशेषकर अमेरिका और कुछ इंडस्ट्रियलाइज कंट्री को छोड़ दो, तो अपने उसी प्राथमिक सेक्टर के आधार पर डेवलप किया, चाहे वो चाइना हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब का जितना भी इकोनॉमी है, डेनमार्क हो, डेनमार्क को देखिए, अपने
पशुपालन, अभी मैं देखा कल परसों पेपर में भी आया था, 10 करोड़ का भैंस, ठीक है कि नहीं? तो भैंस 10 करोड़ का था सोनपुर मेला में। जब इस तरह की भैंस की प्रजाति किसानों तक पहुंचने लगेगी तो तुम समझ सकते हो कि जब मन होगा 200 लीटर दूध लेगा, 200 लीटर बेच देगा, 5,000 कमा लेगा, ठीक है कि नहीं? तो कहने का तो इसी तरह से ना रख रखाव है, प्रोडक्शन होगा, ठीक है कि नहीं? एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन ही पूछा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका, ठीक है कि नहीं? यूपीएससी हमेशा बहुत बेसिक क्वेश्चंस को देता है, और बेसिक क्वेश्चंस पे आप कितना पशुपालन को देखें नजदीक से, पशुपालन कैसे इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को ग्रोथ दे सकता है, उस पर आपकी जितनी बेहतरीन दृष्टि होगी उतना बढ़िया उसको लिखिए, ठीक है कि नहीं? में भी वही है, प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र की कड़ी में पशुपालन है, पशुपालन के क्रम में फिर आप पशु की भूमिका है, क्या क्या देता है, पशु से क्या क्या लाभ होता है उसको लिखेंगे। फिर किसानों की आय पशु से कैसे बढ़ सकती है, दूध से लेके मांस तक, ठीक है कि नहीं, परिवहन के साधन तक, उन सभी बिंदुओं को लिख करके फिर लास्ट में कंक्लूजन प्रेजेंटेशन, जो उसके क्वेश्चन का डायमेंशन है 100 से 150 काफी। जितना आप ढंग से सोचिएगा किसी बिंदु पर उतना आपके लिए बेहतर हो जाएगी। मूल बिंदु पे अब तो बीपीएससी भी हो गया, एक क्वेश्चन कंपलसरी हो गया मेंस में, और वहां इसी तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वहां भी पूछा जा सकता है। फिलहाल तो अभी हम लोग है रूरल इकोनॉमी में नहीं, हम लोग अभी कहाँ पे थे जी, फॉरेस्ट में थे। तो फॉरेस्ट में भी हर शब्द अपना एक अलग अर्थ रखता है। जैसे एफ से फूड, फॉरेस्ट क्या देता है, फूड ही देता है। उससे क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है कि नहीं? तो उसका हर शब्द का अपना अर्थ है, तो लिखेंगे वन। वन, यहाँ पर वन कैसे प्रभावित करता है जलवायु को, तो ह्यूमिडिटी, तो लिखेंगे वन आर्द्रता को बढ़ाता है, वन आर्द्रता को बढ़ाता है, वन आर्द्रता को बढ़ाता है, और जिससे कि वर्षा होती, जिससे वर्षा होती। होती ओशियन करेंट, ओ से अब क्या हुआ, लैंड फॉर्म, ओ से हुआ ओशियन करेंट, समुद्रिक धारा। अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले, लिख दो ओशियन करेंट, ओशियन करेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा अल नीनो, तो अल नीनो क्या है, अल नीनो वही ना है कि गर्म जल धारा है, तो वो भी क्या करता है, प्रभावित करता है, तो लिखेंगे ओशियन करेंट में भारतीय मानसून को, भारतीय मानसून को अल नीनो जैसी गर्म जल धारा, अल नीनो जैसी गर्म जल धारा, गर्म जल धारा जो दक्षिण अमेरिका के, जो दक्षिण अमेरिका के, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू, पेरू, पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा, पेरू, इक्वाडोर, इक्वाडोर, पेरू इक्वाडोर, पेरू इक्वाडोर, इक्वाडोर के, हाँ इक्वाडोर के प्रशांत तटीय क्षेत्र में, प्रशांत तटीय क्षेत्र में, प्रशांत तटीय क्षेत्र में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पे पहुंचता है, 3 से 7, 3 से 7, 3 से 7 वर्ष के अंतराल पे पहुंचता है, और जल का, समुद्री जल का तापमान 5 से 10 डिग्री बढ़ा देता है। लाइन कर लो, हर लाइन इंपॉर्टेंट, और
समुद्र जल का तापमान, समुद्र जल का तापमान 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता है। 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता है। 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता है। जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचती है, जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचती है, जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचती है, जब यह धारा पूर्वी द्वीप समूह में पहुंचती है तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। निम्न दाब, लो प्रेशर जोन निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। 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 निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे भारतीय मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आकर्षित हो जाती है। जिससे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है तो भारतीय मानसून का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, भारतीय मानसून मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आकर्षित हो जाती है। इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र में क्या होती है? आकर्षित हो जाती है, जिससे कम वर्षा होती है। जिससे कम वर्षा होती है और सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती। देखो, एल नीनो के क्वेश्चंस आपके दरोगा जैसी परीक्षा में पूछा था और पूछा था कि सत्य पर विचार करें। तो दिया था डी में कि जो निम्न वायु का क्षेत्र है वो टेम्परेचर को कम कर देता है। टेम्परेचर कम नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वायुदाब कम हो जाता है। जैसे एक लालिनो है तो वायुदाब को बढ़ा देती है, तो ठंडा जलधारा है, वो भी उसी क्षेत्र में है। और ये क्या है? ये गर्म जलधारा है, जो पूर्वी, जो दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र पेरू और इक्वाडोर के क्षेत्र में यह उत्पन्न होती है। और ये स्पेनिश शब्द से बना है, क्राइस्ट, और जिसका अर्थ होता है शिशु। ध्यान रखिएगा, मूल में आ जाइए। मूल यह है कि एक दूसरी धारा भी है, वो भी भारतीय मानसून को कभी कभी प्रभावित करती है, जिसका नाम है अल नीनो। वो भी नोट में लिख दो, अल नीनो। क्यों हम तो नेक्स्ट के भरोसे छोड़ दे, यही लिख लो, अल नीनो, अल नीनो। तो दोनों कैसी धारा है? करंट है, ओशियन करंट है। पूछेगा अल नीनो और लालिनो क्या है? सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी नहीं देगा। जलधारा है, क्रमशः गर्म और ठंडी। डी पूर्वी तटीय क्षेत्र में आने वाली चक्रवातीय पवन है। ठीक है, क्या मारोगे? तो आज ना 4 दिन के बाद क्या होगा? ठीक है कि नहीं? नहीं, उसमें एक और दे देंगे गर्म ठंडा क्रमशः, ठंडा गर्म क्रमशः। नहीं तो जो अच्छे से याद करेगा, अलिनो गर्म, लालिनो, अलिनो गर्म, लालिनो ठंडा, याद करके रखिए। कहते हैं कंपटीशन में जितना प्रोएक्टिव मोड में रहिएगा उतना आपके पीछे वाले लाइट जला लो ना यार। क्या लाइट नहीं जल रहा है क्या? आगे से जला दो जी, सब लाइट जला दो, पंखा छोड़ के। ठीक है, जलाओ सब लाइट, पंखा छोड़ के जलाओ ना। देखो, देखते हैं सब मने मनुष्य के नाम पे जो है ना लिखा हुआ है एफ,
अपने बेवकूफी पे हंस रही हो कि होशियारी पर? हंस भी रही है। जब हाल। हाँ, तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात। क्या बता रहा था? हम बता रहे थे लालिनो, उसको भी देखेंगे, वो भी परीक्षा में पूछता है। अलिनो भी बीपीएससी परीक्षा में पूछे हुए। अभी तो दरोगा की, अब तो अवर सेवा, पुलिस अवर सेवा में पूछा है, जबकि ये सब कमीशन के क्वेश्चन एक समय होते थे। लेकिन आज के संदर्भ में बदला है, इसलिए ना दरोगा के बैच में भी सब वो बताए थे, सब कुछ कहते पढ़ लो, सब पढ़ लो। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी। मूल में आ जाइए। नेक्स्ट, लालिनो लिखिए। लालिनो या ठंडी जलधारा है, या ठंडी जलधारा है जो पेरू के तट पे कभी कभी उत्पन्न होती है। यह ठंडी जलधारा है जो पेरू के तट पर कभी कभी उत्पन्न होती है। कभी कभी उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है और पूर्वीय द्वीपीय समूह में जाकर यह वायुदाब को बढ़ा देती है। पूर्वीय द्वीपीय समूह में जाकर यह वायुदाब को बढ़ा देती है। वायुदाब को बढ़ा देती है, इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून में, के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून में, दक्षिण पश्चिम मानसून में ठीक है, क्या लिखे? मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसून में, दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम मानसून में जल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून में जल की मात्रा बढ़ा देती है तो अधिक वर्षा करती है। वो क्या करता है? कम वर्षा करता है। ये वो सूखा उत्पन्न करेगा, बाढ़ उत्पन्न करेगा। पानी अधिक होगा तो क्या उत्पन्न करेगा? बाढ़, फ्लड। तो लिख देंगे, क्या लिखे? जल की मात्रा बढ़ा देती है जिससे कि बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। खत्म। चलिए, इसके अलावा अब आइए मूल में। जलवायु खत्म हो गया ना? ये जो पार्ट्स है, भारत की जलवायु, ये समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। अब आइए मानसून, भारत का मानसून। मानसून, मानसून, यही क्वेश्चन बराबर रहता है। हालांकि सब कुछ ठीक रहा, यहीं से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो सब कुछ पढ़े, विस्तार से पढ़े। कोई कल परसों परीक्षा नहीं हो रही है। आप परीक्षा से बहुत पहले, आपकी जो लड़के 1-2 महीना पहले से जुड़ गए हैं, वो हो सकता है कि 2 बार पढ़ ले, 2.5 बार भी पढ़ ले समय अंतराल में। लाभ की स्थिति रहेगी, ऐसे इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है कि नहीं? नहीं कि कह दिए अपना। हाँ हाँ,
एक बार जो श्रृंखला मैंने शुरू की है उस श्रृंखला के अनुसार पढ़ लेना है, बात खत्म है। ठीक है कि नहीं? ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, अब तो ऐसे भी एक बार क्या 50 बार पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग कक्षा है, अब तो लिख के भेज देते हैं, 2 दिन खुला रहेगा, तब बंद हो जाएगा। ये नहीं कि जाकर के उनको कहिएगा कि सर खोल दीजिए, बंद हो गया है। ठीक है कि नहीं? आप मैसेज कर रहे हो, सर मैं आपके वीडियो को 5 बार, हमको नहीं चाहिए 5 बार वीडियो देखना। एक बार कह दिए, सीरियसली देखे देखे, नहीं देखे बंद। ठीक है कि नहीं? 2 से 3 दिन में यदि आप, ऐसे भी मैं कहता हूँ, जिस दिन पढ़ाई हुई उस दिन जाके तुम नहीं देखे तो फिर कब देखोगे तुम? इसके बाद तो 50-100 कैसेट तैयार हो गया। अब तो मैं खुद अपना यूट्यूब चैनल देखता हूँ तो लगता है बाप रे, इतना तैयार हो गया, ये 100 से ज्यादा 150 हो गया। ठीक है कि नहीं? नहीं, एक एक दिन में 55 6 वीडियो हो गया है। ठीक है कि नहीं? तो स्पष्ट है। खैर मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ध्यान में रखने की बात है कि भारत का मानसून, तो मानसून आप जानिए, तो लिखिए मानसून। मानसून, मानसून में सबसे पहले लिखेंगे, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला है। अरबी भाषा के मौसम, मौसम, मौसम से निकला है। इसका अर्थ, इसका अर्थ, इसका अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? परिवर्तनशील हवा। मानसून से निकला है, अरबी भाषा के मौसम से निकला है। मौसम, इसका अर्थ होता है परिवर्तनशील हवा। परिवर्तनशील हवा, सामान्य हवा जो अभी बहेगा, अब मानसून का हवा बहेगा तो तुमको अंतर स्पष्ट पता चल जाएगा। मैं, हमारे, हमको इतना अनुभव हो गया है कि मई जून के महीने में मैं वहां खड़ा रहूंगा, कभी कभी देखते होगे कि, देखोगे ही, अचानक से कहते हैं छुट्टी, क्योंकि हवा की शीतलता से मैं पहचान जाता हूं कि आधे घंटे में भारी वर्षा होगी। ऐसा 2-3 बार हर साल होता है। देखे होगे, एक बार, इस बार भी 1-2 बार भेज दिए और जब घर पहुंचे तब जाके भारी वर्षा हो। याद है ना? आधा पौन घंटा पहले हम कह दिए कि भारी वर्षा होगी, उसकी शीतलता से मैं परख लिया कि भारी वर्षा होने की संभावना, दिन रहता तो छोड़ देते, रात का समय होता है तो इसीलिए कठिनाई होगी आने जाने में। तो मैं कहा कि अब आप लोग निकलिए, जितना जल्दी बिना वंदे मातरम जय हिंद किए हुए निकलिए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसकी शीतलता से मैं समझ गया परिवर्तनशील हवा होती है। तो मौसम, मौसम से निकला परिवर्तन। इसकी खोज किसने किया? पहली सदी में एक, मेरी माँ कहा करती थी, एक था माघ, कृषि वैज्ञानिक था, इंडिया का या वर्ल्ड का फर्स्ट कृषि वैज्ञानिक था माघ। गुप्त काल में भी इसकी चर्चा है। ये फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था, जो ये बता देता था धूप की तीव्रता के आधार पे कि कितना समय हुआ है। उस समय तो मैंने कितना, किस रूप में है, टाइम का तो कोई मापदंड था नहीं, लेकिन बता देता था कि सूरज डूबने में अब क्या है, क्या स्थिति है, और वो सारी बात वो समझ जाता था। हवा की तीव्रता, धूप के प्रकृति, इन सब के माध्यम से, इसीलिए इसको वर्ल्ड का ही फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कहा गया, माघ को। खैर फिलहाल अभी हम माघ में नहीं है, लेकिन हर चीज कमीशन की जब तैयारी करते हैं तो कहते भी हैं कि आपकी नॉलेज जितना व्यापक हो उतना आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है कि नहीं? और इसी क्रम में, जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि मानसून की खोज कौन किया? हिपेलस। प्रथम सदी में एक नाविक था जिसने इसकी खोज की थी। टिक लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए मानसून के संबंध में। अब इसके उत्पत्ति से जुड़ा हुआ दो तथ्य हैं। हालांकि पहले आप यह लिख लीजिए कि मानसून से तो वर्षा होती है, हमारे देश में 2/3 वर्षा मानसून से होती है। और उसके बाद दक्षिण के क्षेत्र में जाड़े के दिनों में विशेषकर कोरोमंडल के तट पे उत्तर पूर्वी से वर्षा होती है। वो तो है ही, लेकिन मानसून के पहले भी कई वर्षा होती है। जैसे तो पश्चिमी विक्षोभ तो जाड़े के दिनों में होती है। काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम, मावट, मैंगो सावर, ये सब मानसून पूर्व वर्षा है जो बीपीएससी 2-4-5 साल पे पूछता है। तो बात की बात है कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा। पहले तो अध्ययन रहना चाहिए, पहले तो नॉलेज व्यापक हो जाए। इतने दिन पहले से पढ़ रहे हैं, गेस क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो आप आए नहीं है। तो लिखिए नोट, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन मानसून के पहले भी कई वर्षा होती है। लेकिन मानसून के पहले भी कई वर्षा होती है। जैसे जैसे नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी। पहला है नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी। नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी। तो ये जो वर्षा होती है ये मानसून पूर्व वर्षा। कहाँ होती है उसको ध्यान रखना है, कहाँ होती है वो ध्यान में रखिएगा। नॉर्वेस्टर और काल वैसाखी सामान्यतः ऐसी वर्षा शाम में होती है, 4-5 बजे करीब में। ठीक है कि नहीं? आपको अचानक से लगेगा कि एकदम आज के बाद तो छूटेगा नहीं। अभी बादल का रंग होता है एकदम काला, उमड़ते घुमड़ते गरजते बरसते। तो मुहावरा भी है पुराना, जो गरजते हैं एकदम नॉर्वेस्टर के साथ फिट बैठता है, क्योंकि खूब गर्जन करता है। अब बरसता क्या? टाई टाई फिश। 10 मिनट में खत्म हो जाती है सारी बात। वही है काल वैसाखी नॉर्वेस्टर। बिहार और पश्चिम बंगाल में ऐसी वर्षा होती है। दूसरी मावट, राजस्थान में। मावट राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो काल वैसाखी है तो चाय के लिए इंपॉर्टेंट है। असम में जब ये वर्षा होती है तो चाय को फलदायी है, लेकिन आम के लिए क्या है? नुकसानदायी है। वहां लिख देंगे ब्रैकेट में, चाय के लिए उपयोगी, आम के लिए नुकसानदेह। आम के लिए नुकसानदेह। आसाम में चाय के लिए उपयोगी, आसाम में चाय के लिए उपयोगी है, जबकि आम के लिए, ठीक है, आम के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा मावट हो गया, काल वैसाखी नॉर्वेस्टर हो गया। चौथा है, सुनो, इस वर्षा को कर्नाटक के क्षेत्र में हम कहते हैं मैंगो सोबर। इस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ?
ये नहीं कि कहाँ, तो बिहार में। तो ध्यान रखिए, लिखेंगे नेक्स्ट। काल काल वैसाखी को कर्नाटक में मैंगो शॉवर या मैंगो शॉवर या नॉर्वेस्टर के नाम, मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है। काल वैसाखी को कर्नाटक में मैंगो शॉवर के नाम से या आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यही वर्षा केरल में चेरी ब्लॉसम के रूप में जानी जाती है। यही वर्षा केरल में, मतलब इसी क्रम में चेरी ब्लॉसम जो कॉफी के लिए फायदाकारी है, केरल में किस नाम से जानी जाती है? चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, ब्रैकेट में लिख दो, कॉफी के लिए, कॉफी के लिए, कॉफी के लिए, याद रखिएगा, ठीक है? कहाँ याद रखना है? चलिए, कॉफी के ऊपर में लिख देंगे चेरी ब्लॉसम महोत्सव, मेघालय शिलोंग में होता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव शिलोंग में होता है, महोत्सव मेघालय में होता है, ठीक है? ये है, देखिए वर्षा कहाँ होती है? का रात में बस छूट गया तो नहीं रहना पड़ा, पाठक सर को चिट्ठी लिखी। पाठक सर को नहीं लिख लेना, चेरी ब्लॉसम के करीब में नोट होगा, कोई चीज है? ठीक है, लिख लिए? चलिए, तो मानसून पूर्व जो ये चारों वर्षा है, मावट, मावट राजस्थान, मैंगो सावर कर्नाटक, चेरी ब्लॉसम केरल, काल बैसाखी नॉर्वेस्टर, खत्म। ये सब मानसून पूर्व वर्षा है, जिसको रट लेना है, ठीक है कि नहीं? पूछेगा क्या है, क्या है, तो वर्षा या निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा मानसून पूर्व नहीं है? ए काल वैसाखी, दो चेरी ब्लॉसम, तीन मावट, चार अल नीनो। तो आज ना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब समझ में आ गई बातें तो अल नीनो चिल्ला रहे हैं, ठीक है? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, जब मानसून को देखना है, मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखना है, मानसून की उत्पत्ति के साथ साथ जो मानसून से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, उसको हमें थोड़ा सा देख लेना है, तो काम अच्छा चलेगा। मानसून को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ ही लिए हैं नहीं? मानसून का प्रकार कई बार बोला ही हूँ। मानसून कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले कहाँ आता है, उसको ध्यान में करके रख लेना है, खत्म हो गया। तो मानसून में तो यही बेसिक बातें आपको जाननी है, तो लिखिएगा मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत। मानसून के उत्पत्ति का सिद्धांत
मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत, मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत जेट स्ट्रीम थ्योरी से संबंधित है, जेट स्ट्रीम थ्योरी से संबंधित है, जेट स्ट्रीम थ्योरी से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि कई तरह की संकल्पनाएं हैं, जैसे थर्मल कॉन्सेप्ट है, तापिक संकल्पना है, गतिक संकल्पना है, लेकिन कोई हमको मानसून में रिसर्च नहीं करना है। हम लोग सीधे अपनी पॉइंट पे रहते हैं। जेट स्ट्रीम थ्योरी जो सबसे आधुनिक और मान्यता प्राप्त अवधारणा है उसकी जानकारी देंगे। आप पूछेंगे कि सर ये जेट स्ट्रीम थ्योरी की, जेट स्ट्रीम क्या है? तो अधिकतम ऊंचाई पे बहने वाली तेज हवा की पवन है जो 12,000 मीटर की ऊंचाई पर, ये पश्चिमी हवा है, तीव्र गति से बहती है, उसी से संबंधित ये हमारी मानसून की अवधारणा है उत्पत्ति की। देखिएगा नोट, जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम है यह प्रोब मंडल में पड़े होंगे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या क्षोभ मंडल में, या क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर पर, मीटर से अधिक अधिक ऊंचाई पर बहने वाली, ऊंचाई पर बहने वाली, ऊंचाई पर बहने वाली हवा है, हवा है, हवा है, क्या है? हवा है। नोट नंबर 2, इसी क्रम में, इसी क्रम में इसी कड़ी में ITCZ, 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 ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, अभिसरण क्षेत्र है, अभिसरण क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवन, जहां व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन आकर मिलती है और जिससे वर्षा होती है। ये ITCZ इसलिए बोले कि ITCZ का पूरा नाम परीक्षा में पूछता है कि भारतीय मानसून से संबंधित ITCZ में ITCZ का पूरा नाम क्या है? तो अंतः, तो अंग्रेजी में लिख दीजिए इंटर ट्रॉपिकल, ITCZ का अंग्रेजी नाम लिख लीजिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर स्थित होता है ITCZ? ITCZ का क्षेत्र कौन सा है? यदि पूछे कि ITCZ का कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य रेखा का क्षेत्र। लिखेंगे नोट में, ITCZ भूमध्य रेखा के पास स्थित होता है, भूमध्य रेखा के पास स्थित है और कम दबाव वाला क्षेत्र है, कम दबाव वाला क्षेत्र है। एक एक तथ्य के दृष्टि से जानना चाहिए, पवन की दिशा को निर्धारित करने में फेरल का नियम, एक फोर्स काम करता है। वेरी गुड, उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। देखिए 4-5 फोर्स हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। एक सेंट्रीपेटल फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, चौथा
ये जो फोर्स है आपका, ये फोर्स भी काम देगा, कोरियलिस फोर्स। और सबके उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? तो कॉपी के ऊपर में लिख लो, पवन, पवन की दिशा से संबंधित कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस फोर्स, पवन की दिशा से संबंधित कोरियलिस फोर्स महत्वपूर्ण है। कोरियलिस फोर्स महत्वपूर्ण है, कोरियलिस फोर्स महत्वपूर्ण है, कोरियलिस फोर्स महत्वपूर्ण है। चलिए, उत्पत्ति की अवधारणा हम पीटी की कक्षा में है तो पीटी के एंगल से देख लिए। उत्पत्ति के बाद प्रभावित करने वाले कारक ऑलरेडी पढ़ लिए, कहाँ? ऊपर में ही, अल्नीनो और लालिनो। अब मॉनसून सबसे पहले कहाँ आता है? और एक टर्म आता है, देखोगे हिंदू पेपर में अक्सर आ देता है, फर्स्ट मॉनसून ब्रस्ट इन केरला। मॉनसून ब्रस्ट क्या होता है? पहली बार जब मॉनसून की फुहार होती है तो उसको मॉनसून ब्रस्ट कहते हैं। एनसीईआरटी भी लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो पहले ये लिखिए भारतीय मॉनसून को। भारतीय मॉनसून दो प्रकार के होते हैं, भारतीय मॉनसून दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब की शाखा से संबंधित है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब की शाखा से संबंधित है, अरब की शाखा से संबंधित है। और इसी शाखा के कड़ी में सबसे पहले 25 मई से 30 मई के बीच, या 1 जून, 25 मई से 1 जून के बीच की कड़ी में, 25 जून से 1 जून के बीच, 25 जून से 1 जून के बीच, 25 जून नहीं, 25 मई से, 4 बार मई बोलेंगे तो नहीं सुने, एक बार जो जून बोल देंगे तो तुरंत सुनाई देता है। 25 मई से 1 जून के बीच केरल में, केरल ऑब्लिक पश्चिमी घाट में, केरल ऑब्लिक पश्चिमी घाट में, केरल ऑब्लिक पश्चिमी घाट में पहली बार, केरल ऑब्लिक पश्चिमी घाट में पहली बार मॉनसून की फुहार होती है, जिसे मॉनसून ब्रस्टिंग भी कहते हैं, इसे मॉनसून ब्रस्टिंग भी कहते हैं, इसे मॉनसून ब्रस्टिंग भी कहते हैं, इसे मॉनसून ब्रस्टिंग भी कहते हैं, मॉनसून ब्रस्टिंग भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लो, ठीक है? फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज। इसके बाद मॉनसून, इसके इसी कड़ी में मॉनसून बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी राज्य, बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर पूर्वी राज्य गारो खासी जयंतिया की कीपनुमा आकृति वाले क्षेत्र में, गारो खासी जयंतिया, उसका अंग्रेजी में भी यही होगा, गारो खासी जयंतिया की कीपनुमा, कीप समझते हैं ना, कीप अपने आप में अंग्रेजी शब्द है, नहीं? कीप जानते हैं ना, मिट्टी तेल कभी डाले हैं लैम्प वगैरह में, डाले हैं? तुम भी डाले हो राहुल? तो हाँ हाँ, लैम्प होता है उसमें, जिससे हम डालते हैं उसको कीप कहते हैं। उसकी आकृति कैसी होती है? कीप नुमा होती है। तो कीप नुमा आकृति के कारण हवा की जो आर्द्रता है उसमें क्या होती है? फंसती जाती है, और इसके कारण गारो खासी जयंतिया में
सबसे अधिक मासिन राम सोहरा में बारिश होती है। तो विश्व में सबसे अधिक बारिश भी उसी क्षेत्र में होती है। क्यों होती है? क्योंकि गारो खासी जंतिया की आकृति कैसी है? कीपनुमा होती है। तो वहां जो हवा की आर्द्रता है वो उसमें जाकर के उस भंवर में फंसती है, जिसके कारण अधिक वर्षा करती है। लिखेंगे, क्या लिखे? कीपनुमा आकृति में जाकर विश्व की अधिकतम वर्षा जाकर विश्व की अधिकतम वर्षा विश्व की अधिकतम वर्षा विश्व की अधिकतम वर्षा विश्व की अधिकतम वर्षा मासिन राम या सोहरा मेघालय में करती है। मेघालय में करती है। सोहरा मेघालय में करती है। सोहरा मेघालय में करती है। मासिन राम भी लिखो, मासिन राम का नया नाम है सोहरा या मासिन राम में करती है। और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बिरयानी इसको पच नहीं रहा है। सबसे कम वर्षा होती है लेह में, जैसलमेर में। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज में, और सबसे कम औरंगाबाद में। तो बिहार वाले में तो अभी आ ही रहे हैं, इसीलिए वहां लिखने की कोई औचित्य नहीं है। तो लिखेंगे नोट, भारत में सबसे कम वर्षा 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 जैसलमेर और लेह में होती है। जैसलमेर और लेह में होती है। जैसलमेर और लेह में होती है। बस आएगा चेंज। दक्षिण पश्चिम मानसून के अलावा दक्षिण के क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के अलावा 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 दक्षिण भारत कोरोमंडल में वर्षा दक्षिण भारत कोरोमंडल के क्षेत्र में वर्षा लौटती मानसून से होती है। लौटती मानसून ऑब्लिक कर दीजिए, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अभी जो वर्षा होगी कोरोमंडल के तट पे, वो किससे वर्षा होगी? उत्तर पूर्वी से। क्या एक बार क्वेश्चन आया बीपीएससी का, कोई छोटा परीक्षा 2006-7 में, लड़का सब गया देने, पूछा कि रांची में वर्षा होती है, ये दिया था उत्तर पूर्वी, मार दिया सब। ठीक है कि नहीं? उसके बाद सुनिए, आके कहता है कि सर रांची तो दक्षिण में है ना, दक्षिण में है। क्वेश्चन बोलोगे तब ना क्या आया। कहा सर बहुत आसान था सर, ज्योग्राफी में पहला ही क्वेश्चन सर दिया था कि रांची में वर्षा किस मानसून। तभी मेरा दिमाग खटक गया, क्या मारे? तो सर उत्तर पूर्वी आप लिखाए थे सर कि दक्षिण भारत में वर्षा जो है लाहौल विलाकू, इस सबको इतना जल्दी ये गधा से घोड़ा नहीं बनेगा। आप लोग को फिर से हम कह दे, ऐसा नहीं कि रांची को दक्षिण भारत समझिएगा, दक्षिण बिहार है ना जी, दक्षिण भारत थोड़ी ही है। ठीक है, तो हम बाद में हम सोचे कि नहीं, जो सेटर क्वेश्चन सेट किया ऐसे लड़के को भी ध्यान में रखकर किया कि ऐसा लड़का क्या क्या कर सकता है। ठीक है कि नहीं? तो एक से एक महान छात्र होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए, तो लिख ले इसको नोट में, तब तो बेकार पढ़ना है। चर्चा कर ही दिए, समझा ही दिए, बुझा ही दिए। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत कोरोमंडल तट पे होती है। तो याद कर लीजिए, इसमें सोचना क्या, पूरा भौतिक विभाजन पढ़े ही हैं, भौगोलिक परिचय पढ़े ही हैं, तो कितनी बार लिखिएगा एक ही चीज। अब आइए
तो इस तरह से हमारा मानसून समाप्त हो गया। भारतीय मानसून से वो प्रभावित करने वाले 2 धारा हैं, वो भी ऑलरेडी ऊपर में पढ़ ही लिए। तो जब भी कोई पार्ट समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? तो बूस्टर फैक्ट, तो इसका बूस्टर फैक्ट पढ़ो पहले। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, ऋतु में भारत में वर्षा, इसका उत्तर भारत में, उत्तर भारत में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में लिख, उत्तर पश्चिम भारत, ब्रैकेट में लिख देंगे। उत्तर भारत लिखे है ना, उत्तर पश्चिम भारत लिख, उत्तर पश्चिम भारत में। और किस समय होती है? नवंबर के महीने में। पर दिवाली पर आता 2006 में, और दिवाली के दिन खूब वर्षा हुई थी। तो पश्चिमी विक्षोभ का ही परिणाम था कि जब सबका पटाखा, आलू बम आ गया, किसी का छुटा ही नहीं। जब वो धूप में सुखाएगा तब ना छूटेगा। हाँ, पानी बरस गया, दीप भी नहीं जला। उस समय 2006 में चाइना वाला वो सब आया भी नहीं था। दिवाली का दिन तो वही पश्चिमी विक्षोभ था। ये भूमध्य सागर के क्षेत्र से आती है यह हवा और वर्षा करती है। तो कहाँ करती है? तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में करती है। इसको ध्यान में करके रख सकते हैं। बूस्टर फैक्ट में शीत ऋतु में दक्षिण भारत के कोरोमंडल के तट पे तो होती है, साथ में नवंबर के महीने में वर्षा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होती है, पंजाब हरियाणा, तो उस जोन में आ जाता है। उसका इम्पैक्ट तो बिहार पे भी पड़ता ही है। तो फिर आगे लिखिए। पॉइंट नंबर 2, मई के महीने में उत्तर भारत में गर्म हवा को, मई के महीने में उत्तर भारत में गर्म हवा को लू कहते हैं। गर्म हवा को लू कहते हैं, इसलिए लोग गर्मी के दिनों में क्या करते हैं? तौलिया वलिया लपेटते हैं। ठीक है कि नहीं? जाड़े के दिनों में मफलर। तुम पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा तो सालों, कहते हैं ना, शुक्ला सावन भरला भादो, इसका एक ही मुद्रा रहता है। तो इसका, इसके ऊपर न तो जाड़े का प्रभाव है, न लू का प्रभाव होगा, न तो शीतलहर कान में जाएगा, न लू कान में जाएगा। तो एकदम ठीक है यह वस्त्र, इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है कि नहीं? आप लोग को ना टोपी और वो पहनना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु है गर्म हवा बहती है, लू बहती है। तीसरा बूस्टर फैक्ट, तीसरा लिखेंगे। कोपेन के जलवायु प्रकार के दर्शाने के लिए, कोपेन के जलवायु वर्ण को दर्शाने के लिए, जलवायु जलवायु के वर्गीकरण को दर्शाने के लिए अंग्रेजी का, जलवायु के वर्गीकरण को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के विभिन्न वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी के विभिन्न वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी के विभिन्न वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला लिखिए एस। एस से क्या होता है? एस है अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। एस अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। एस सेमी एरिड जोन, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र।
दूसरा डब्लू, डब्लू मरुस्थलीय क्षेत्र, डब्लू मरुस्थलीय क्षेत्र, डब्लू मरुस्थलीय क्षेत्र। एफ वर्षा क्षेत्र, एफ वर्षा क्षेत्र। एच, एच गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। टी, टी गंगा का मैदानी क्षेत्र, टी गंगा का, और सब में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत कहाँ होगी? एस या डब्लू में। एस है अर्ध मरुस्थलीय, डब्लू है एफ फॉरेस्ट हुआ तो फॉरेस्ट जहाँ रहेगा वर्षा होगा, तो वही गया। एच हॉट, हॉट एच, और जी से गंगा। जहाँ दिक्कत होगी उसको याद रखना। डब्लू और एस में कठिनाई हो सकती है तो उसको ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं? कुछ और तथ्य लिख लो। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम है। विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। बराबर को बहुत अच्छा। जैसे बीच बीच में गाना उना बजाते रहिए, जिससे कि आनंद के भाव का जागरण होगा। और तो भावना है वो अपनी तरंगों में, कई तरह के तरंग होते हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, तो उन सब तरंगों में प्रवाहित होता रहे कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। आगे लिखो। कहानी था, एक ही दिल का था, ठीक है? क्या लिखे? नेक्स्ट, हरित विकास के लेखक डब्ल्यू एडम्स है। हरित विकास के लेखक डब्ल्यू एडम्स है, डब्ल्यू एडम्स है। हरित विकास के लेखक डब्ल्यू एडम्स है। अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से खाता विधान, खाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से, अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से, अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से, अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जाना जाता है, 1986 को जाना जाता है। ऑलरेडी नीरी पढ़े हैं? नीरी पढ़े थे ना? नीरी का मुख्यालय कहाँ है? राव जी कौन बताएगा? नीरी, नीरी कौन बताएंगे आप लोग में से? महान शख्स है। नीतीश कुमार कहाँ गया? नीतीश बताओ, नीरी क्या है? नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है का मुख्यालय। राहुल नाम तो सुना ही होगा, तो हम सुने हुए हैं, तो नाम बोलो, कहाँ मुख्यालय? इतना भी चाहते हैं कि तुम लोग घोड़ा हो जाओ, गधे हो, गधे की भांति ही आचरण करोगे।
गजब हाल। इतना बार मैं बोला हूँ, नीरी का मुख्यालय नागपुर, नीरी का मुख्यालय नागपुर है। कई बार पूछा भी हुआ है, लिख देंगे नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय नागपुर है, का मुख्यालय नागपुर है। कहाँ है? धामिन परियोजना, धामिन परियोजना, धामिन मिर्ग परियोजना, धामिन मिर्ग परियोजना मणिपुर में 1900, मणिपुर में सीधे मणिपुर से संबंधित है। धामिन मिर्ग, धामिन हिरन की प्रजाति है। धामिन मिर्ग परियोजना, मिर्ग तो लिख ही दिए हैं उसमें, मिर्ग मतलब ही हिरन होता है, हरिन। मिर्ग परियोजना मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। 2010 में की गई थी। और लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट तथ्य है 1948 में स्थापित IUCN, 1948 में स्थापित IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, संरक्षण संघ संरक्षण संघ संरक्षण संघ का मुख्यालय गेलैंड, गेलैंड स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ और फिर मैं आपको विविधात्मक पे पर्यावरण से जुड़े हुए कृषि पर्यावरण में लोग अलग से थोड़ा सा इसको देखेंगे, पर्यावरण के भाग को। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की ये भारत की जलवायु क्या हो गई? मानसून जलवायु समाप्त हो गई। अब हम लोग बिहार का देखेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग अध्याय में देखेंगे बिहार की